नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जो एक आम जन से जुड़ा हुआ है। बीमा, हेल्थ बीमा। इस विषय को लेकर समाज के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। इसे लेने से पहले बहुत सारी ऐसी नियम है, शर्तें हैं जिस पे आम जनता बहुत परेशान रहती है। उसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कृष्णा इन्वेस्टर बाजार के डायरेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट ललित अरोड़ा जी। सभी को नमस्कार। ललित जी, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? देखिए, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक वो चीज़ जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नीडफुल है। हेल्थ इंश्योरेंस से जब कोई आदमी बीमार पड़ता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, तो एक हॉस्पिटल खर्चा होता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और अच्छा खासा आजकल हॉस्पिटल वाले, सही बात है, बहुत ज़्यादा खर्चा लेने भी लगे हैं। उस खर्चे को वो अपनी जेब से अगर पेड करे तो एक मुश्किल समय होता है, हर किसी के पास हर समय पैसे भी नहीं होते हैं। तो कंपनी, अगर आपने हेल्थ एक पॉलिसी ली है जिसका एक सर्टेन प्रीमियम होता है 15,000, 20,000, 25,000, अगर आपकी एज है लगभग 30 साल के आसपास या 35 साल के आसपास, एज है 40 से 45, तो लगभग प्रीमियम आता है 30,000 रुपये के आसपास। ये आप हर साल दे करके अपने इस चीज़ को सुरक्षित रखते हैं कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल जाएँ तो वो खर्चा आपको कंपनी पेड करे, आपको अपनी जेब से ना देना हो। क्योंकि जब अपनी जेब से हमें देना पड़ता है 5 लाख या 10 लाख, कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, और इमरजेंसी जीवन में आती है। आजकल जितनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, कोविड के बाद से तो खासतौर बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक भी बढ़ रहे हैं, कैंसर बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कैंसर में तो बहुत बड़ा खर्चा आता है, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च होते हैं लोगों के। तो अच्छी खासी तो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो खर्चा ही बढ़ रहा है। हर आदमी अपनी जेब से हर समय खर्चा नहीं कर सकता, ना ही इतना किसी का कैश का बंदोबस्त होता है। तो उस समय ये हेल्थ पॉलिसी काम आती है कि हॉस्पिटल में जाए, अपना एक कार्ड मिल जाता है या एक पॉलिसी उसको मिल जाती है बंदे को, जो वो जाकर के वहाँ हॉस्पिटल में देता है, तो उनका TPA वो पॉलिसी कंपनी को भेजता है, अपने सारे पेपर लगा कर देता है। तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट कहीं रेज करता है कि आप ये खर्चा कंपनी उसे पास करे। कंपनी सारे पेपर सर्टिफाइड करके, चेक करके, फिर वो क्लेम पास करती है, तो वो खर्चा आप कंपनी देती है। जैसे ये देखने में आया है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस लेते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो उसे जो सामने वाला बंदा एक खर्चा मानता है, निवेश नहीं मानता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, बीमारी, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर घर में 4 जने हैं और 10 साल में उन्होंने प्रीमियम लगभग एवरेज मान लेते हैं 3 लाख रुपए दिया, अगर 4 जने हैं तो हम 4 ना माने उनको। 10 साल में, 10 सालों में 40 जने हो गए। आपने मोहल्ले पड़ोस कहीं भी जानकारी में देखिए, अगर 40 जने किसी मोहल्ले में हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस साल एक जना बीमार नहीं होगा, और वो कम से कम 3-4 लाख रुपए नहीं लेगा। तो ये एवरेज है। और जितनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में और तेजी से खर्चे बढ़ेंगे, और ज़्यादा हॉस्पिटल वाले पैसे ज़्यादा लेंगे। अब ये सोचिए कि आप 30,000 रुपये साल दे रहे हैं, 10 साल अगर आपने 3 लाख रुपये दे दिए, और पहली साल, 5वीं साल, 10 साल कभी भी आपको जब पड़ गया 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपये, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। आप FD करें तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं बन सकता, आप म्यूचुअल फंड करें तब भी इतने पैसे नहीं बन सकते। उसके लिए जरूरी है कि एक सर्टेन अमाउंट हर साल देते रहे, जो आपकी जेब पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, आपको पैसे इकट्ठे भी नहीं करने पड़ेंगे। और अगर पहली साल क्लेम आ गया या 10 साल बाद क्लेम आ गया, तब भी कंपनी पैसे देगी। दूसरा, एक्सीडेंट तो आप देख रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप तो खुद देखते हैं, सारा दिन न्यूज में आप देखते ही हैं कितने लोग एक्सीडेंट से मारे भी जा रहे हैं। लेकिन मरने वालों की संख्या कितने परसेंट है? मुश्किल से 1%। लेकिन एक्सीडेंट में घायल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जब घायल ज्यादा होते हैं, अभी आपने देखा भी होगा, 4 लोग एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट में मर गए, 3 लोग उस गाड़ी में घायल हो गए। अब 3 लोग एक परिवार के हैं, तीनों घायल हो गए, तीनों का हॉस्पिटल भर्ती कर दिया, 5-5 लाख, 10-10 लाख, तीनों खर्चा आ गया। उस समय स्थिति में कहाँ से आया आदमी? उस समय अब मेन मेंबर भी घायल है, उनकी वाइफ भी घायल है, बेटा भी घायल है, तो पैसे लेने कौन जाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? हॉस्पिटल भर्ती नहीं हो पाएंगे। जब हॉस्पिटल भर्ती नहीं हो पाएंगे, पैसा नहीं होगा, तो हॉस्पिटल वाले बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे तो जान जाने खतरा है, या फिर सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ भी जान जाने खतरा है। लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी, तो आपको पैसे उस समय इकट्ठे नहीं करने हैं। नहीं, जब देखने में यह आया है कि इंश्योरेंस तो लोग ले लेते हैं जी, लेकिन जब इंश्योरेंस वो खरीदते हैं या पॉलिसी अपने आप लेते हैं, उस समय तो उन्हें अच्छे वादे करते हैं। बिल्कुल सही बात। क्लेम के समय बड़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसे नियम शर्तें आ जाती हैं कि उस समय क्लेम में बहुत दिक्कत पैदा होती है। उसके बारे में मैं आपकी बात से आशीष जी एग्री हूँ, लेकिन इसमें ना तीनों तरफ से प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है, मैं खुद भी जब किसी की पॉलिसी करने जाता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक ही वर्ड कहते हैं, हमें आपके भरोसा, आप समझ लीजिए। जब भरोसे वाली बात आती है तो ये कह देते हैं। असल में आदमी को अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जिंदगी में जरूर समझनी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए।
बॉन्ड पढ़ने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेंगे। शुरू के 8-10 पेज मेन होते हैं, अगर वो आपने पढ़ लिए, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, मैंने आपकी पॉलिसी बिल्कुल सही करी, मैंने आपको सही प्लान दिया, लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा या मैंने डिटेल लिखी या नोट की या पॉलिसी बनाते टाइम डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई, प्लान बिल्कुल सही दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई, या जो बीमारी आपने मुझे बताई थी वो किसी वजह से डलनी रह गई, तो अब आपका क्लेम आया। क्लेम के टाइम क्या हुआ, हम क्लेम लेने गए, कस्टमर क्लेम लेने गया और वहां पता चलता हॉस्पिटल में उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उससे वो परेशान हो रहा है। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि हमने बॉन्ड को, जब भी पॉलिसी का बॉन्ड आए, उसे कम से कम गहरी निगाह से भी ना पढ़े तो थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ ले, जिससे वो क्लियरिटी हो जाए। क्लियर होगा तो उसे पता होगा मेरी पॉलिसी में क्या क्या कवर है और क्या क्या नहीं है। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, अगर आपने पॉलिसी करा रखी है और अभी तक भी नहीं समझा है, तो भी एक बार अपने एडवाइजर को बुलाएं, उसे पूरा प्लान दोबारा समझें। अगर प्लान में कुछ चेंजेस होने हैं, क्योंकि एक वजह और भी मैं आपसे कहूँगा, आजकल जमाना चेंजेस का है। बिल्कुल। जो अब से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले प्लान बिकते थे, वो प्लान आज बदल चुके हैं, उनके फीचर्स बदल चुके हैं। फीचर्स जब बदल रहे हैं तो आपके प्लानों में चेंजेस हुए नहीं हुए, ना तो आपके एडवाइजर को पता, मुझे खुद भी नहीं पता होता कौन सा किसका प्लान चल रहा है, मैं याद भी नहीं रख सकता। रिन्यूअल आया, हमने रिन्यूअल कर दिया, लेकिन प्लान में जो चेंजेस हुए हैं वो याद रखना आसान काम नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी आपकी है, पैसा आप दे रहे हैं, यूज आपने करना है, चिंता आपको होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ, अगर आपको कोई भी आपका एडवाइजर है, पहली बात तो रिन्यूअल पे उसे बुलाएं, उससे दोबारा समझे, भाई प्लान में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उस प्लान को मुझे बता दो, कोई अच्छा बेटर प्लान कंपनी का है और चेंज करने की नीड है तो नीड उसे चेंज भी करा दो, और चेंज करने की नीड नहीं है तो सेम बता दो, लेकिन मुझे प्लान के फीचर बता दो, क्योंकि जो प्लान है उसके फीचर्स भी कंपनी साल, 2 साल, 3 साल में बदल देती है। बिल्कुल। उसमें नए एड ऑन करती है, नई चीजें ऐड करती है, जो पुरानी चीजें हल्की होती है उन्हें हटा देती है। कंपटीशन का जमाना, हर कंपनी के प्लान लगभग सब एक जैसे हैं, बस केवल अगर मैं बताऊं तो आपको बेसिक जो अंतर है वो है आपकी सर्विसेज का, और उसमें भी कंपनी की गलती मुश्किल से 5% भी नहीं होती। असली गलती कब होती है, या तो हमने प्लान नहीं समझा, या हमने सही डिटेल नहीं बताई, या हॉस्पिटल के भी लालच है बहुत ज़्यादा। वहाँ जो लड़के हैं, खासतौर पर जितने लड़के हॉस्पिटल में बैठे हैं टीपीए में, वो नए लड़के होते हैं, इतनी अच्छी उनकी सैलरी नहीं होती है, जो ट्रेंड हो जाता है वो बड़े हॉस्पिटल भाग जाता है, छोटे हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो सही जानकारी भरता भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लेम्स के पीछे, खाली एक चीज़ के पीछे क्लेम में ऐसा नहीं रुकता है। जैसे कि एडवाइजर की ड्यूटी है क्लेम का बारे में बताना, सब चीज़ के बाद जानकारी, बिल्कुल जानकारी, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता रहती है कि उसे अपना प्लान बेचना है। उस कंडीशन में कुछ चीजें छूट जाती हैं उस केस में, ठीक बात है, तो वहाँ कस्टमर को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है बाद में। मैंने ये तो उस समय ऐसा नहीं था, ये मैंने अभी यही कहा कि जब भी कोई आ रहा है उससे प्रॉपर कहें, मुझे एक एक प्लान की डिटेल बताएं, लिख के बताएं, वर्बल बात ना करें, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। उसका ब्रोशर, हर कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रोशर होता है, एक बार उससे उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, एक बार उससे कम से कम पढ़ लें। पढ़ेंगे तो कुछ सवाल आपके पास होंगे, आप पूछ पाएंगे, क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। और उससे कहें भाई कम से कम 1 से 2 कंपनी का प्लान मुझे और बताओ, कंपैरिजन करके बताओ कौन से वाला प्लान अच्छा है, किसका प्रीमियम कम है। मैं हमेशा जब भी अपने कस्टमर को प्लान बताता हूँ, उसे 3 से 4 कंपनी के प्लान बताता हूँ, और हर किसी व्यक्ति के लिए एक जैसे प्लान है भी नहीं। पहले क्या होता था, जो पुराना जमाना था, ओरिएंटल चलती थी या नेशनल थी, या शुरू में और भी जो कंपनी आई, उन्होंने एक ही तरह का प्लान होता था, वही प्लान सबके लिए होता था, वो 40 साल की एज हो, 30 हो या 60 हो या 70 हो। अब ऐसा नहीं है, अब प्लान वेरिएबल है। एक आदमी जिसकी नई शादी हुई है, उसे सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है, मैटरनिटी बेनिफिट। अब मैटरनिटी हर प्लान में नहीं है, और है भी तो मैटरनिटी भी अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी का, मैं कंपनी को किसी का नाम नहीं ले रहा, उसमें अगर मैटरनिटी बेनिफिट आपने लिया तो उसकी केवल है ही 25,000 रुपये का, 50,000 रुपये का। अब 25,000 50,000 में मैटरनिटी बेनिफिट कैसे कवर करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन एक कंपनी और है, उसमें 2 लाख का भी है, 1 लाख का भी है, एक प्लान और है उसमें अनलिमिटेड भी है। तो ये प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझते। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैटरनिटी तो बेनिफिट ले लिया आपने। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर भी नीवा का प्लान है, मान लीजिए आपने 15 लाख का प्लान लिया, पहली साल केवल 15,000 का मैटरनिटी कवर करेगा, अगली साल 30,000 करेगा, वो 15,000 रुपये के हिसाब से बढ़ाएगा। लेकिन यही आप स्टार का एक एश्योर प्लान है वो ले लीजिए, उसमें अनलिमिटेड है। उसका वुमेन केयर ले लीजिए, उसमें 1 लाख 2 लाख की लिमिट है, 50,000 की भी लिमिट है। ऐसे ही आप रिलायंस का प्लान लेंगे जो इंडस्ट्रीड हो गई है, उसमें 1 लाख 2 लाख की लिमिट है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ, अब एज है आपकी 45 से 48, 50, 52, 55, कैटरेक्ट की नीड आपको पड़नी है। कैटरेक्ट हर आदमी आज के डेट में जो 50 के आसपास हो, एक बार जरूर उसका कैटरेक्ट ऑपरेशन होना ही होना है हिंदुस्तान में लगभग। अब कैटरेक्ट में भी यही समस्या है,
कोई कंपनी 25,000 क्लेम दे रही है, कोई 50,000 का दे रही है, कोई अनलिमिटेड भी लेंस दे रही है, कोई अच्छे लेंस दे रही है, कोई खराब कैरी एवरेज हम इससे ज़्यादा लेंस देगी। तो आपको समझना पड़ेगा नीड बेस्ड प्लान क्या आपकी नीड है। एक आदमी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसका 100-125 किलो वजन है, उसे कल को हर हालत में एक ऑपरेशन होता है जो आज के डेट में पतला होने के लिए ऑपरेशन होता है, बिल्कुल वो कराना है। अगर वो ऑपरेशन उसे कराना है तो हर प्लान के अंदर नहीं है, ठीक है। मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा, अब किसी की शादी हो गई, 4 साल तक बच्चे नहीं हुए या 5 साल तक नहीं हुए, आईवीएफ कराना है, हर प्लान में आईवीएफ भी कवर है। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड किस चीज की है। अगर आप नीड बेस्ड प्लान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने प्लान ले लिया, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में भी चूंकि काम करता हूँ, लाइफ में किसी बच्चे की शादी होनी है 24 साल, बहुत सारे एजेंट आते हैं, वो प्लान ऐसा बेच जाएंगे मैच्योरिटी 30 साल पे होगी, शादी 24 साल में होनी, तो 30 साल वाला पैसा उनके लिए बेकार है। या बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई प्लान लिया जो एक्चुअली 18 साल में या 17 साल में, जब बच्चा 12th पास करता है 16 साल के बाद, जब मेन पैसे की जरूरत पड़ती है, जब ग्रेजुएशन में उसे दाखिला कराया जाता है, जब 10 लाख 12 लाख 15 लाख 25 लाख जो भी रकम हो सकती है, हर एक की अलग अलग होती है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्लान दे दिया 25 साल का तो काम नहीं आएगा। तो आप अच्छा एडवाइजर चुने जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसे नॉलेज हो, जरूरत पड़े तो उसके सीनियर को भी बुलाएं। मैं हर व्यक्ति से ये बात कहना चाहूँगा। और अगर अच्छा व्यक्ति है, सीनियर व्यक्ति है, जिसे पूरी नॉलेज है, वो आपको सही जानकारी देगा, आपके हिसाब से प्लान बताएगा। दूसरा, हर प्लान हेल्थ का वेरिएबल भी है, उसमें कुछ भी आप एड ऑन करते हैं, कुछ आप घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं कि मैंने 10 लाख का प्लान ले लिया, मुझे तो एनी रूम दे दीजिए। अब मैं कहूँगा 10 लाख के प्लान में मैं एनी रूम मना कर देता हूँ। क्यों मना कर देता हूँ? जब आप एनी रूम का प्लान किसी अच्छे हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपये रोज का खर्चा है। 4 से 5 दिन में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर 10 दिन आपको भर्ती रहना पड़ गया तो 4-5 लाख रुपये अपनी जेब से देखते हैं। बिल्कुल। तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी लेना चाहिए। लेकिन यही प्लान आप 1 करोड़ का ले रहे हैं तो मैं कहूँगा आप एनी रूम भी ले सकते हैं। एनी रूम लेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा है, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम में प्रीमियम भी कम हो गया, तो पैसे भी आपके कम गए, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ा चीज़ों को। हाँ, लोग समझते नहीं है, समझना जरूरी है। जब भी कोई आपके पास आ रहा है उस पर भरोसा तो करें, बंदा सही प्लान देगा, गलत नहीं देगा, है ना। सीनियर नहीं है तो सीनियर बंदे को बुला लें। अगर आपको लगता है नया बंदा है, आपके किसी भाई बंधु भतीजे ने एजेंसी ले ली, बहुत अच्छी बात है, उसके कैरियर को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब प्लान ले रहे हैं, उससे पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसके सीनियर को बुला करके भी बात जरूर करें, समझे जरूर। जी, आपसे एक सवाल हो रहा है कि एक आम आदमी जिसकी सैलरी 25,000 महीना है आजकल के महंगाई के दौर में, वो इंश्योरेंस कैसे ले? वो इंश्योरेंस कैसे लेगा? ये बड़ा, आशीष जी, अच्छा और अजीब सवाल कहूँगा मैं इसको। हिंदुस्तान में महंगाई तो बढ़ रही है, बिल्कुल, है ना, और 25,000 रुपये महीने में, सही बात है, घर के खर्चे भी नहीं कर सकते। सरकार ने उनके लिए एक तो कार्ड जारी किया हुआ है, 5 लाख रुपए तक का सरकार कार्ड दे रही है, और उसका काफ़ी यूज भी है ना। प्लस अगर कम सैलरी है, 20,000 रुपये तक है, तो कुछ लोगों की ESI भी कट रही है, उनको वहाँ से बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन मुसीबत में कौन है? आपके वाली बात पे 25,000 रुपये सैलरी है, यानी कि साल के कितने हो गए? 3 लाख रुपये। और 2 बच्चे हैं अगर मान लीजिए, तो खर्चा ही बच्चों का ही आज डेट में 1 लाख रुपये साल खर्चा होगा, बिल्कुल, कम से कम इससे खर्चा नहीं बैठेगा। तो पॉलिसी कैसे ले? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और हम भी इसमें कई बार इलझ जाते हैं। लेकिन मेरा हर एक से कहना है कि भाई इतना कर लो, छोटा सा प्लान 10 लाख रुपये ले लो। 10 लाख रुपये प्लान का आपका प्रीमियम लगभग 20 से 25,000 रुपये आएगा इस एज में। अगर 30-35 साल की एज है, लगभग इतना ही प्रीमियम आएगा। 15 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए। अच्छी कंपनी के प्लान है कुछ कंपनीज के, जैसे अगर आप कम प्रीमियम का प्लान चाहते हो तो आप इंडसइंड का प्लान ले सकते हो, अच्छा प्लान है ना, प्रीमियम कम है, आपकी अच्छी वर्थ है, और अच्छा लेना चाहते हैं आप HDFC ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, बहुत सारी कंपनीज और भी अच्छी है। लेकिन इंडसइंड कम प्रीमियम में अच्छा एक प्लान दे रही है, आप उस प्लान को अच्छा सेव कर सकते हैं। प्लान स्टार का ले सकते हैं, स्टार का प्रीमियम कम है। और लेकिन मैं फिर दोबारा वापस वहीं आऊँगा, आपका एजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब भी सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति को क्लेम नहीं मिला, इस व्यक्ति का क्लेम रुक गया, या कोई इशू आ रहा है, उसकी मेन जो वजह है वो कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम आती है, जब जो है आपके एजेंट को नॉलेज कम है, आपने उससे प्लान समझा नहीं। अगर आपने उससे प्रॉपर में प्लान समझा और सही नॉलेज वाला बंदा, तो आप प्लान सही ले पाएंगे। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पब्लिक के लिए क्या सलाह रहेगी कि वो कैसे करें? मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, कम से कम अपनी हेल्थ पॉलिसी जरूर लें, हेल्थ पॉलिसी के साथ टर्म प्लान भी जरूर लें। हालांकि हमारा सेशन हेल्थ पॉलिसी का, टर्म की हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी सबसे कहना चाहूँगा हेल्थ पॉलिसी जरूर लें। साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा आशीष जी, में बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी कम है। आप एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी 10 लाख 20 लाख 25 लाख की करा के रखें, उससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है वो आपका कवर होगा, एक्सीडेंट डेथ में कवर होगी। कल को फैमिली में
किस तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कम से कम फैमिली की जिम्मेदारियां जो हैं कहीं ना कहीं पहले से सेट होंगी। पैसे भी उनको रेगुलर आने वाले होंगे, उसमें मंथली भी आएगा, वीकली भी आएगा, ईयरली भी आएगा। तो बहुत सारे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर होते हैं। और हेल्थ पॉलिसी तो हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी, मतलब चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, हर समय कैश रख के नहीं बैठे। कैश की स्थिति बहुत खराब है मार्केट के अंदर, क्योंकि हर आदमी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है। किसी ने प्रॉपर्टी में कर रखा है, किसी ने गोल्ड में कर रखा है। अब गोल्ड किसी ने लिया महंगा, आज सस्ता होगा तो बेचना और दिल को दर्द होगा। तो ये मुश्किल काम होता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रखा, शेयर बाजार गिर गया और मुझे जरूरत आज है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे में? तो उसके लिए जरूरी है, और उसमें अपना पैसा लगता है आपका 2 लाख 4 लाख 5 लाख, आप 10 लाख रुपए निकाल लेंगे। अब जरूरत पड़ेगी 25 लाख की, तो कहाँ से लाएंगे? हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है आज की डेट में, सबसे बड़ा उनके अंदर फायदा क्या है कि सब में एक ही चीज़ है, वो है रिफिल या रिस्टोरेशन। 10 लाख की पॉलिसी ली आपने, 5 लाख का क्लेम लिया, आप घर वापस आए, वापस वो 10 लाख का हो गया 24 घंटे बाद। तो रिस्टोरेशन होने से आपका एक 10 लाख का प्लान आपके लिए 50 लाख का भी काम करेगा, 1 करोड़ का भी काम करेगा। जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार यूज कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आप इतने पैसे लेके घूम नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छे प्लान लें, और अब तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने अच्छे जो समझदार एडवाइजर उसे बुलाएं, उसको कहें, अगर उसको कम नॉलेज भी है तो उसके सीनियर को जरूर बुलाएं। नए एजेंट को बिल्कुल 100% सपोर्ट करें, अपना कोई रिलेशन है उन एजेंसी उसको सपोर्ट जरूर करें, करना ही चाहिए। अगर अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो पहले नया, आज नया, वही कल पुराना होगा, वही आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी कल नया था, आज पुराना हूँ। मुझे मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव्स ने सपोर्ट नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ था। मैं हमेशा कहता हूँ सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन शुरू में उनके सीनियर को भी बुला के डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा